हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आप सभी का 10 द लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इंटीजर्स, ये सारी बातें हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या मतलब यह होता है कि प्राइम नंबर है। अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें तो इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि किसी का प्राइम फैक्टर करिए, तो प्राइम फैक्टर का मतलब यही होता है कि ऐसे संख्या से भाग करना है या गुणनखंड करने हैं जो प्राइम हो। प्राइम का मतलब है जिनके केवल दो गुणनखंड हो। कौन कौन से? एक तो वन होता है, एक तो वह स्वयं होता है। मतलब मान लीजिए अगर पाँच का गुणनखंड करें तो एक वन से ये भाग करने में कटेगा और एक ये पाँच से कट सकता है। मतलब पाँच और एक, एक और पाँच, ये इसके गुणनखंड होंगे। अगर हम बात करें सात की तो सात में भी एक और सात ही इसके गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिनका दो ही गुणनखंड हो, कौन कौन सा? वन और स्वयं वो संख्या। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वन होता है और एक वो संख्या खुद होती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके केवल दो भाजक मतलब फैक्टर होते हैं, वन और स्वयं वही संख्या, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखो ये सारी अभाज्य संख्याएं, मतलब ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये वे संख्याएं हैं जो किसी और से नहीं कटती हैं, किसी और से फैक्टर नहीं होती हैं, हमेशा खुद से कटेंगी। मतलब टू टू से ही कटेगी और वन से कटेगी, थ्री वन से कटेगी और थ्री से कटेगी, ऐसे ही फाइव है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे हो सकता है, 15 नहीं होगा, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दो। दो एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। दो एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आगे चार आएगा वो दो से कट जाता है, वन से कटेगा, खुद से कटेगा। छः आता है तो ये भी कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। केवल और केवल दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, मतलब सम होता है और साथ ही साथ प्राइम नंबर होता है। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बिल्कुल फैक्ट बात है ये। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, सभी क्या होती हैं? विषम होती हैं। अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। अभाज्य संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं है, जिस प्रकार से वहां पे प्राकृतिक संख्याओं की कोई लिमिट नहीं थी और होल नंबर की कोई लिमिट नहीं थी, उसी तरह से यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की भी कोई लिमिट नहीं होती है। अभाज्य संख्याएं कई सारी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं। दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब यहाँ पर अगर दो प्राइम नंबर हैं, मान लीजिए दो प्राइम नंबर का मतलब यहाँ पर अगर 5 और 7 है तो उनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि कोई एक कंपोजिट नंबर आ जाए और एक ये भी कंपोजिट नंबर आ जाए, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब भी एचसीएफ 1 ही होगा। समझ में आई बात? तो दो तरह से एचसीएफ 1 आ सकता है, या तो दोनों प्राइम नंबर हो तो एचसीएफ 1 आएगा, श्योर है। या दोनों ऐसे नंबर हो कंपोजिट भले हो, जैसे 8 कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, मतलब 1 ही एचसीएफ बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। हर संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या है, मान लो 12 है, तो उसको 2 × 2 × 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। सबसे छोटा एक चीज और बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कितना होता है? वो होता है 3। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 को नहीं लिखा गया कहीं पर भी। 1 तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसको याद रखना। ये एक ऐसा नंबर है, ना ही नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 को
ना ही भाज्य संख्या कह सकते हैं, ना ही अभाज्य संख्या कह सकते हैं, तो ये दोनों से हटके है। ठीक है, समझ में आई बात। तो दो अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो होता है, जिनका अंतर दो होता है, डिफरेंस दो होता है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 और 5 है, 5 और 7 भी हो सकता था। ठीक है, और 11 और 13 है, मतलब ये भी ट्विन प्राइम नंबर है जिनका अंतर दो होता है और खुद वो प्राइम नंबर भी होते हैं, जिनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से चीजों को हम समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, मतलब अभाज्य संख्याएं क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है। तो इस तरह से इन चीजों को अच्छे से याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। अब देखिए, अभाज्य की बात हुई है तो भाज्य संख्या में क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, जो संख्या किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, जो संख्या किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। खुद से डिविजिबल तो हर संख्या होती है, वन से डिविजिबल हर संख्या होती है, लेकिन जो संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक मतलब फैक्टर होते हैं, उन्हें संयोज संख्या या कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, संयोज भी उसको कह सकते हैं, भाज्य भी कह सकते हैं, कंपोजिट भी, एक ही नाम है सब। तो यहाँ पर जैसे 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 और 12 होती है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? वो भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो वो 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या वो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 है। सम भाज्य संख्या भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। एक, देखो बात आ गई, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है ना ही संयोज्य, संयोज्य मतलब अभाज्य ही होगा। तो यहाँ पर एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। सम संयोज, सम भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? सम भाज्य संख्या का मतलब ये है कि 4, 6, 8, 10 ये सम भाज्य संख्याएं हैं। इनको सम की कैटेगरी में रखा गया। आपको पता है सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से डिविजिबल होती हैं, तो यहाँ पर लेकिन भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 4, 6, 8, 10 लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है विषम संयोज। विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो 9, 15 और 21 ये विषम भाज्य संख्याएं होती हैं, जो विषम तो हैं साथ ही साथ भाज्य भी हैं, किसी न किसी से कट रही हैं। संयोज संख्याएं मतलब भाज्य संख्याएं जो होती है वो इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, कि कोई लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पर दो अभाज्य है, संयोज्य नहीं है। दो एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं होती है, ध्यान देना यहाँ पे। दो से बड़ी हर इवन संख्या भाज्य संख्या होती है। दो से बड़ी हर इवन संख्या जो सम संख्या होती है वो हमेशा भाज्य ही रहेगी। ठीक है, हर संयोग संख्या को मतलब अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाई 18 है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें जो है वो फैक्ट वाली बातें हैं, ट्रुथ है बातें हैं। ठीक है, इन बातों को आपको बिल्कुल याद रखना है। कभी भी एग्जाम में इस तरह की बातें कुछ आती हैं, लाइन आता है, तो आपको क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, कंपोजिट नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है जिन दो वस्तुओं का या संख्याओं का या CF क्या हो? 1 हो। जिन दो संख्याओं का या CF 1 होता है उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका CF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होता है। CF का मतलब आप जानते हो, अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर 8 और 15 की बात करें तो 8 के फैक्टर हम कर सकते हैं, 2 से कटेगा तो जो कि 8 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, और 15 15 की बात करें तो ये सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा 5। तो यहाँ पर दोनों में देखो कोई कॉमन फैक्टर आया, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है, यहाँ पर 3 इंटू 5 आया। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ 1 सब में छिपा होता है। 1 सब में छिपा होता है, तो इस केस में CF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो सह अभाज्य होने के लिए दो संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सह अभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। देखिए, दोनों संख्याएं या तो अभाज्य हो सकती हैं, है ना,
या भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन सह अभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। देखो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, भाज्य है दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर HCF इसका 1 आ सकता है, कब? जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा। 9 और 10, 9 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCF इसका भी 1 होगा। ठीक, और ये खुद 9, देखो 9 3 से डिविजिबल है, ये 10 2 से भी है, 5 से भी है, इसका मतलब ये खुद भाज्य संख्या है, लेकिन सह अभाज्य दोनों बन रहे हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन जो है कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब HCF हमेशा 1 होगा। बस ये ध्यान देना है, समझिए। हर दो लगातार संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर दो लगातार संख्याएं हैं, 5 और 6 हैं, 7 और 8 हैं, 9 और 10 हैं, ठीक है, इस तरह से 11 और 12 हैं, है ना, 10 और 11 है, तो ये सब सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं लगातार संख्याओं में 1 के अलावा। ठीक है, तो इनका HCF जो होता है हमेशा 1 होता है। दो लगातार संख्याओं का हमेशा HCF 1 होता है, इन्हें हम सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, हर संख्या एक के साथ सहअभाज्य होती है, बिल्कुल सही बात है। हर संख्या का एक एक फैक्टर होता है और एक के साथ हर संख्या सहअभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि एक के साथ 5 ले लो, ये सहअभाज्य है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 1 है, तो इस सहअभाज्य है। और सहअभाज्य होने के लिए दोनों का खुद का अभाज्य होना जरूरी या भाज्य होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ 6 भी हो सकता था, ये तो खुद भाज्य है, लेकिन 1 के साथ सह अभाज्य कहलाएगी। ठीक है, तो 1 के साथ 7 भी सह अभाज्य है, 1 के साथ 20 भी सह अभाज्य होगा। ठीक है, को प्राइम कह सकते हैं। राइट, इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं मिल जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए। चलिए, फिर क्या है? यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उनके कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। सिंपल सी बात है, दो संख्या अगर सहअभाज्य है, मान लो 5 है और 7 है, तो दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर सहअभाज्य है, तो क्या होगा? केवल और केवल 1 ही तो होगा। यदि ए बी को प्राइम हो, तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी को प्राइम हो तो यहाँ पर HCF और LCM का फार्मूला आपको इतना तो पता ही है, आगे हम लोग HCF LCM पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन HCF LCM का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। मतलब HCF आप HCF ए और बी का LCM जो निकाले हैं और ए और बी का ही जो HCF निकाले हैं, वो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर दो को प्राइम नंबर हैं तो हमेशा उनका HCF क्या हो जाएगा? उनका HCF 1 होता है। और अगर HCF 1 होता है तो इस केस के लिए LCM इज टू A इंटू बी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCF तो 1 ही है, तो HCF 1 का मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, बात तो ही रहेगी। ठीक है, दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं, दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हमेशा को प्राइम होती है। भाई, दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो वो हमेशा को प्राइम की कैटेगरी में आएंगी, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उनका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 ही रहेगा। राइट, समझ गई बात? तो सहअभाज्य संख्याओं का ये एक लॉजिक है। सहअभाज्य संख्याएं आप अच्छे समझ लीजिएगा, इसमें HCF का भी रोल है, LCM का भी रोल है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याओं की बात करते हैं तो जो संख्याएं दो से पूरी पूरी या पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब कह दो जीरो कैसे आ गया? तो जीरो बिल्कुल सम संख्या कैटेगरी में आएगा। अगर थोड़ा समझे इसको हम, तो यहाँ पर अगर देखें तो 0, 1, 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये अप टू इन्फिनिटी माइनस का है, और इधर ये प्लस का इन्फिनिटी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर 2 एक क्या है? 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, 4 एक इवन नंबर है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? प्लस का 2 है। तो इसके पीछे इवन नंबर क्या होनी चाहिए? आपको पता होगा कि वो भी प्लस का 2 डिफरेंस होगा। उसके पीछे क्या होनी चाहिए? वो भी प्लस का 2 डिफरेंस होगा। उसके पीछे क्या होगा? माइनस का 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का 2। कहने का मतलब दो इवन नंबर के बीच का अंतर हमेशा
प्लस का 2 होता है। दो इवन नंबर के बीच का जो गैप होता है वो 2 का गैप होता है। उसी तरह से दो ऑड नंबर के बीच का गैप भी क्या होता है, प्लस का 2 होता है। कहने का मतलब दो ऑड नंबर के बीच का भी गैप 2 का ही रहता है। तो जीरो किस कैटेगरी में आ रहा है, जीरो इवन नंबर की सीरीज में पड़ रहा है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि जीरो में 2 से अगर हम भाग दें तो भाग चला जाता है, इसका मतलब ये भी सम संख्या की कैटेगरी में आएगा। दोनों लॉजिक समझ सकते हैं। तो जिन संख्याओं का अंतिम अंक किससे, जीरो से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, 4, 6, 8 मतलब सम हो, तो वो सभी क्या हैं, सम संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ गलती नहीं करना है, सबसे छोटी सम संख्या जीरो होती है, 2 नहीं होती है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी सम नेचुरल नंबर अगर पूछता है, प्राकृतिक संख्या पूछता है, तब 2 होगा। आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा घुमाता है, आप लोग बिल्कुल घूम जाते हो। यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछता है, ये होल नंबर की बात कर रहा है। जब होल नंबर की कैटेगरी में पूछे, होल नंबर सम संख्या होता है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो जीरो है। अगर नेचुरल नंबर में सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो 2 है। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या, कोई सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होती, अनंत होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर सम संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू एन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। भाई जितनी भी संख्या, मान लो 2 है तो 2 इंटू हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू, यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब जितनी सम संख्याएं होती हैं, यहाँ पर n की जगह हम 1, 2, 3 कोई भी पूर्णांक यूज कर सकते हैं, वो सम संख्या कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, वो भी सम संख्या कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब 2n एक तरह से बेसिक फार्मूला होता है सभी सम संख्याओं का, जिसमें 2 का मल्टीपल है वो सारी संख्याएं सम है। 2n है ना। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, मतलब 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा। हमेशा सम संख्या जोड़ते हैं तो सम ही आता है। सम में अगर विषम जोड़ते हैं, 2 में 3 जोड़ते हैं तो हमेशा 5 आता है, मतलब विषम संख्या आती है। सम में सम का माइनस करते हैं तो भाई यहाँ पर अगर मान लो 2 में 2 का माइनस कर दिए तब भी 0 आ गया, तो वो सम संख्या ही होगा। और सम में सम का मतलब 2 माइनस 8 कर दिए तो -6 आएगा, तो लेकिन वो भी सम ही होगा। तो सम माइनस विषम हमेशा विषम होगा। सम मतलब 8 है, माइनस विषम कर दीजिए 3, तो हमेशा विषम आएगा। देखिए 5 आ रहा है, ऐसे ही माइनस में चल सकता है। हर सम संख्या 2 का गुणज होता है, मल्टीपल होती है, वो नीचे मैंने दिखा दिया। हर सम संख्या 2 का मल्टीपल होती है। जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो 2 का मल्टीपल जरूर होंगी। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं, सिंपल सी बात है। जो संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर इवन नंबर नहीं आया, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आया हुआ है। यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह कुछ सम संख्याएं नहीं आएंगी, विषम संख्याएं आएंगी। तो जिन संख्याओं का अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे हमेशा विषम संख्याएं कहलाती हैं, याद रखना। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसके बाद सबसे छोटी विषम विषम भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो अगर बात करता है तो 9 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 होती है। सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या कोई भी संख्या नहीं होती है, मतलब सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या या सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या नहीं होती, अनंत होती है, क्योंकि इनका कोई इंड नहीं है। हर विषम संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, 2n+1। 2n+1 इसलिए लिखते हैं, यहाँ पे 2n+1 का मतलब होता है, अगर हम n की जगह में 0 ले ले तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2n+1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। अच्छा, n की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 2n+1 मतलब यहाँ पर 2n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 2 इंटू 1+1 मतलब 3 आ जाएगा, तो अगला नंबर 3 आ जाएगा। तो ये एक सीरीज बनाता है, मतलब 2n+1 में हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको विषम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। राइट, समझ में आई बात। अब विषम संख्या प्लस विषम संख्या अगर जोड़ते हैं, मान लो 3 में 5 जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। ये बिल्कुल आप एग्जांपल से कर सकते हो आसानी से।
विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो विषम ही प्राप्त होगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा। विषम संख्या से विषम संख्या माइनस करोगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी, और विषम से माइनस करोगे सम संख्या को तो हमेशा विषम मिलेगी। एग्जाम्पल आप देखते चलिए, ठीक है। 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा। विषम में विषम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमेशा विषम संख्या आएगी। आप एग्जाम्पल के हेल्प से करते चलिए। और विषम में सम संख्या अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वो सम संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य अभाज्य और सम विषम, ये सारी संख्याओं के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया गया है। पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। जितने भी जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, और वो क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। जो प्रॉब्लम आए उन प्रॉब्लम को आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आपको जो नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी हमारे जो चैनल है उसमें दे देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब इसमें क्या है एक बात और आती है, गुणनखंड। लास्ट टॉपिक है आज का। जो संख्या पूरी तरह विभाजित करे, जो संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देता है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। जो संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे 6 है, अब 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो 6 का गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 खुद हो सकता है। मतलब वो नंबर जो किसी संख्या को भाग देने में विभाजित कर दे पूरी तरह से, वो उस नंबर के गुणनखंड कहलाते हैं। तो गुणनखंड और गुणज में दोनों में यही अंतर है। ये मल्टीप्लाइज है, वो गुणनखंड है, वो मतलब फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी इसका गुणनखंड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। किसका? 6 का। अगर हम बात करें 8 की, 8 का गुणनखंड की बात 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है, 4 आएगा, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 आएगा सीधा सीधा। कहने का मतलब ये इसके गुणनखंड हैं। अगर 16 की बात करते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, और 8 के बाद 16 आएगा। मतलब ये इसके गुणनखंड हैं। अच्छा, किसी संख्या के गुणा से बनने वाली संख्याएं गुणज कहलाती हैं। मतलब जैसे 3 के गुणज की बात करें तो 3 के गुणज क्या हो जाएंगे, इसकी टेबल पूरा पूरा 3 होगा, खुद 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। मतलब जो संख्या 3 के गुणज में हो, 3 के मल्टीपल में हो, जिसमें सभी में 3 मिल जाए हमको, देखो सब में 3 मिल सकता है, सब में 3 निकल आएगा, तो ये गुणज कहलाता है। कहने का मतलब मल्टीप्लाइज अलग होते हैं, गुणज अलग होते हैं, गुणनखंड अलग होते हैं। इनको ध्यान दीजिएगा, यही छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग कर बैठते हो, ठीक है। तो गुणन और गुणनखंड और गुणज में दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। गुणनखंड का मतलब होता है वे नंबर जो किसी संख्या को पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे, वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। गुणज का मतलब होता है वे संख्याएं जो किसी के गुणा करने से प्राप्त होती हैं। मतलब 3 का अगर गुणज की बात करते हैं तो उसमें गुणा करते जाइए, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पीछे 15, ऐसे करके होता जाएगा। 7 का बोले तो 7, 7 दून 14, 21 आएगा, 7 चौके 28 आएगा, ठीक है। फिर 7 पचे 35, इस तरह से ये गुणज भी होंगे, राइट। चलिए, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। कल के जो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। छोटे छोटे वीडियोस हैं, इनको आप लोग फटाफट से देख सकते हैं, 20-25 मिनट की अप्रॉक्सीमेट रहती हैं, तो आप लोग इनको फटाफट कवर करिए, और इसके साथ साथ फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।